चलिए आज चैप्टर चालू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हमें बाद में करनी है। इसमें जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो पहला टॉपिक चालू होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। टॉपिक का नाम है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसको हम करंट के सिंबल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, पर डी लगा देते हैं, डी डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या कॉलेज है अभी देखने जा रहे हैं। इस करंट को अस्तित्व में, इस करंट को ढूंढना, ये ढूंढा था वो साइंटिस्ट ने मैक्सवेल, उन्होंने ढूंढा था, तो इसलिए कभी कभी इसे मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोल देते हैं। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए वो क्या काम कर रहे थे वो समझिए, वो क्या कंफ्यूज हुए, क्या पजल हुए, फिर उन्होंने क्या सॉल्व किया। उन्होंने देखा एक कैपेसिटर लिया, मानो ये कैपेसिटर है, ये जरूरी नहीं है कैपेसिटर की प्लेट रेक्टेंगुलर हो, कैपेसिटर की प्लेट सर्कुलर भी हो सकती है। ये कैपेसिटर की प्लेटें हैं, ठीक है, किसी सोर्स से भी जोड़ सकते हैं, हम इसे जोड़ेंगे। अभी वो मैंने सोर्स नहीं दिखाई, केवल इतने हिस्से को देखो। अब मान लो ये चार्जिंग करंट या डिस्चार्जिंग करंट है। कौन सी करंट? ये, या तो इसे चार्ज कर रही है या कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ तो हो ही रहा होगा, कैपेसिटर कुछ तो हो ही रहा होगा, तो माना ये करंट है। ओके, अब आप दिमाग में देखो, दिमाग में एक चीज आएगी कि ये कैपेसिटर है, एसी है, एसी तो करंट होगी इसमें, डीसी है तो भी थोड़ी देर के लिए तो होगी ना, यदि वो उसे चार्ज कर रही होगी तो थोड़ी देर के लिए तो होगी, ठीक है, इसमें तो होगी करंट। क्योंकि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी पर अलाउ द पास एसी। लेकिन मैं जिस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब इस कैपेसिटर जिन वायरों से कनेक्टेड है और उसमें करंट है करंट, चाहे वो ये वाली हो चाहे ये, इसमें भी थोड़ी देर के लिए तो होती है ना, जब तक वो उसे चार्ज करता है। तो माना ये वो करंट है, वो वाली करंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये करंट अभी है, चार्जिंग करंट है। तो मैक्सवेल ने देखा कि यहाँ पर जैसे ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, पर वो यहाँ पजल नहीं हुए, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि क्यों, ये वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। उन्होंने कंपास नीडल रखी होगी, देखा यार यहाँ तो कंपास नीडल करंट एक्टिवेट करते ही कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है, कंपास नीडल का हिलना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आता है। पर मजे की बात देखा कि ये जो पॉइंट है क्यू, उन्होंने यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड देखा, ऑब्जर्व किया, यहाँ कैपेसिटर की जो खाली जगह ना उसके थोड़ा ऊपर, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड देखा, और उतना ही देखा जितना यहाँ था। मतलब यहाँ यदि 5 यूनिट या 5 टेस्ला, तो यहाँ भी 5 टेस्ला, 10 टेस्ला 10 टेस्ला, दोनों तरफ एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड था। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आता है, क्योंकि इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसने पैदा कर दिया भाई? हो सकता है आप सोच रहे हो इनका होगा मैग्नेटिक फील्ड, इन वायरों का ही होगा, और किसका होगा? सोच सकते हो, क्योंकि एक बात बताओ, मैग्नेट है तो मैग्नेट केवल इधर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी नहीं बनाती, इधर 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 चारों तरफ बनाती है मैग्नेट। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? ताज्जुब की बात है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इन वायरों का होगा। चलो मैक्सवेल ने भी शायद यही सोचा हो कि नहीं इसी वजह से होगा, लेकिन वो एक चीज और सोच गए, उन्होंने कहा चलिए मान लेते हैं इन वायरों का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फिर इस पजल का जवाब, कि कौन सी पजल बताता हूँ, यहाँ पर एक लूप लीजिए, इमेजनरी एम्पीरियन लूप जो पॉइंट पी से पास करे, और एक लूप ये लीजिए इमेजनरी एम्पीरियन लूप जो पॉइंट क्यू से पास करे, जो पॉइंट क्यू से पास करे, ठीक है, एक पॉइंट पी से एक पॉइंट क्यू से। इसका नाम दे देते हैं लूप 1, इसका नाम दे देते हैं लूप 2। ओके, चलिए मेरी बात फिर से सुनना, थ्योरी क्या कहती है उसे अभी थोड़ी देर साइड कर दीजिए। प्रैक्टिकली उन्होंने यहाँ और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखा, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड था। अब उन्होंने कहा चलो एम्पियर रूल लगाते हैं। तो यदि लूप 1 के लिए एम्पियर रूल लगाएं, तो यही है ना एम्पियर रूल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर लूप 1 किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग दैट लूप। माने इस करंट का नाम आई दे देते हैं, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग दैट लूप। इस लूप को कितनी करंट चीरते हुए जा रही है, ये 3D में समझना, 3D में ये करंट उसको चीरते हुए जा रही है, ठीक है ना, पर डिसकंटिन्यूअस मत मानना, मतलब वायर पूरा है।
तो उन्होंने म्यू नॉट आई। अब आप बताओ, ये रहा पहला पॉइंट, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बी कुछ ना कुछ निकल जाएगा, हाँ हाँ हाँ, इस पॉइंट पे बी होगा। लेकिन यदि मान लो पॉइंट क्यू पर या लूप 2 के लिए एम्पियर रूल लगाएं, लूप 2 के लिए एम्पियर रूल लगाएं, तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग दैट लूप, कि इस लूप को कितनी करंट चीरते हुए जा रही है, कितनी करंट चीरते हुए जा रही है। पर देखा जाए तो फिजिकली कोई करंट नहीं चीर रही इसको, तो जीरो। तो इस लॉजिक से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बी जीरो आ रहा है ना, इन पॉइंटों पर, इन पॉइंटों पर, इन पॉइंटों पर, इन पॉइंटों पर, जिसमें क्यू भी शामिल है, बी जीरो आ रहा है ना। यानी उन्होंने क्या देखा, मैंने तो मैग्नेटिक फील्ड देखा है ना, तुम्हारा जीरो आ रहा है, तुम गलत हो गए। मतलब मैक्सवेल कह रहे हैं एम्पियर से, मैक्सवेल कह रहे हैं एम्पियर से कि भैया मैंने मैग्नेटिक फील्ड देखा है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। उन्होंने वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का अस्तित्व देखा और एम्पियर को भी दिखाया, देख 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 है कि नहीं। एम्पियर भी सर खुजाने लगे, मतलब खुजाया होगा, ये केवल इमेजिनरी बातें हैं कि यार यदि, अब गौर से देखना, वहाँ तक तो एम्पियर रूल लग रहा है, अच्छी बात कर ली बहुत। अब करते हैं गंदी बात, अब करेंगे कि लूप 2 के लिए ये रूल वैलिड होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि इस रूल की सुने, एम्पियर रूल की सुने तो वो तो बी जीरो दे रहे हैं, और मैक्सवेल की सुने तो मैग्नेटिक फील्ड है, एम्पियर की सुने तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैक्सवेल की सुने नहीं मैग्नेटिक फील्ड है, थ्योरी सुने तो बी जीरो है, प्रैक्टिकली सुने, एक्सपेरिमेंटली सुने तो बी है। कुछ तो बसड़ है, तया कुछ तो गड़बड़ है, तया कुछ तो गड़बड़ है। यानी ये तो तय हो गया एम्पियर रूल पूरी तरीके से सच नहीं है, सत्य नहीं है। एम्पियर रूल पूरी तरीके से सत्य नहीं है, ठीक है, यहाँ लग रहा है अच्छी बात कर ली बात, अब करेंगे गंदी बात, यहाँ तो गड़बड़ हो रही है ना। एम्पियर रूल में ही गड़बड़ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है, तुम्हारे रूल में कुछ लोचा होगा। तो चलिए अब क्या कहानी है, आगे बढ़ते हैं, इसको अभी सीखेंगे, इसको साइड में कर देते हैं, अब इसकी बात बाद में करेंगे। मैक्सवेल ने ये कॉन्सेप्ट ढूंढा, ये उंगली करी, मैक्सवेल ने फिर सॉल्यूशन भी ढूंढा। क्या सॉल्यूशन ढूंढा, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हो सकता है, इमेजिन करो इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में भी कोई करंट दौड़ रही हो। इमेजिन करो, वैसे तो कैपेसिटर के बीच में कोई करंट हो नहीं सकती, हवा में थोड़ी नहीं होगी करंट, स्पेस है ये, फ्री स्पेस है। इमेजिन करो वैक्यूम है, लेकिन इमेजिन करो जैसे इस लूप को चीरते हुए करंट जा रही है, इस लूप को भी चीरते हुए कोई करंट जारी होती, कोई जारी होती, उतनी इक्वल जारी होती, उसके इक्वल ही जारी होती, तो ये रूल वैलिड आता। अब देखिए, पहले तो ये बताओ, ये जो आई है, इस आई की वैल्यू dq अपॉन dt होगी कि नहीं होगी? यही होती है dq अपॉन dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चलिए अब इस पजल का सॉल्यूशन मैक्सवेल ने कैसे दिया, वो ऐसे दिया कि इमेजिन क्या करिए, इन प्लेटों पे चार्ज, यदि ये चार्जिंग करंट है, इमेजिन करो चार्जिंग करंट है, तो इस प्लेट पे चार्ज बढ़ रहा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चार्ज बढ़ रहा होगा, एक पे प्लस एक पे माइनस बढ़ रहा होगा। यदि ये डिस्चार्जिंग करंट है तो चार्ज घट रहा होगा। यदि ये प्लस ये माइनस है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गया होगा। बोलो, ये जो एरो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इसमें फ्लक्स भी पास कर रहे हैं, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में। लेट अस कैलकुलेट दैट फ्लक्स, मेरा शब्द सुनना, लेट अस कैलकुलेट फ्लक्स, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी क्लियर कर दें क्योंकि कुछ दिनों पहले मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ के आए हो। तो लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। चलिए करते हैं। फ्लक्स फॉर्मूला ES cos थीटा या EA cos थीटा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है तो सिंबल डाल देते हैं phi E, क्योंकि अब ना आप होशियार हो चुके हो, आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ चुके हो। तो कौन से फ्लक्स की बात चली? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, EA cos थीटा। E माने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये ध्यान रखना E कांस्टेंट नहीं है इस समय, क्योंकि ये कौन सी करंट है? चार्जिंग करंट। कौन सी करंट है ये? चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करंट। देखो dq अपॉन dt, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। यदि चार्जिंग हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा, डिस्चार्जिंग हो रही है तो घट रहा होगा। ए माने प्लेटों का एरिया, तो ये एक प्लेट का एरिया। चलिए, और थीटा, तो जनरली ऐसी सिचुएशन में फैराडे लॉ से ही पढ़ रहे हैं, फैराडे लॉ 4th चैप्टर से फ्लक्स में, कि दो ही ऑप्शन है। यदि मैं एक और लूप मानूं तो या तो एंगल ऐसे डालना या ऐसे डालना, 0 या 180, और जब 0 180 की चॉइस होती है तो हम 0 डिग्री चुन लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, अब आपको याद होना चाहिए, प्लीज बेटा याद होना चाहिए कि कैपेसिटरों की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है।
थोड़ा सा कैपेसिटर का टॉपिक तो आएगा ही आएगा, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि कैपेसिटर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इधर और इधर। यदि ये प्लेटें हो कैपेसिटर की, ये कैपेसिटर की प्लेट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था, रिवाइज करिएगा, देखिएगा, ठीक है। और अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो होता है अंदर होता है कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि हम अंदर फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैंने अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया की जगह एरिया और थीटा, दो चॉइस है 0 180, तो जनरली हम 0 को प्रीफर करते हैं। सिग्मा, सिग्मा माने इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सर किसी एक प्लेट की लेते हैं। तो अब देखना, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, ए की जगह ए, cos 0 की जगह 1, सिग्मा की जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, देखो सिग्मा की जगह चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया से एरिया कट गया, ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी प्लेटों के बीच में प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ये होगा। फिर से सुनिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था, और अच्छे से समझिए, क्योंकि चार्ज, व्हाट इज Q हियर, चार्ज अक्रॉस द प्लेट, ये या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, क्योंकि ये तो चार्जिंग हो रही होगी, डिस्चार्जिंग, तो ये जो फ्लक्स है वो भी घट बढ़ रहा होगा। और एक और चीज़ आपको लग रहा होगा, अरे ये तो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम, फ्लक्स इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q। एक्चुअली ये तुक्का फिट है कि फ्लक्स लग रहा है, फ्लक्स नहीं है, मतलब गॉस थ्योरम नहीं है, सॉरी गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए लगती है, वो बाई चांस कोइंसिडेंटली तुक्का फिट ऐसा आ रहा है। यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस थोड़ी नहीं ली हमने, ठीक है, हाँ, लेकिन याद करने के लिए कंफर्टेबल हो गए कि फ्लक्स इतना निकला था। अब आ जाइए, यहाँ से Q कितना निकला, Q निकला एप्सिलॉन नॉट फाई E, भाई Q ये हो गया। अब बताओ, क्योंकि ये चार्ज बदल रहा है तो फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है चार्ज बदल रहा है ना, तो इन दोनों, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू T, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू T, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू T, ठीक है। तो dQ अपॉन dt, एप्सिलॉन नॉट डिफरेंशिएट नहीं होगा, d फाई E अपॉन dt, यही तो होगी कहानी, dQ अपॉन dt इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt। अब गौर से सुनना, dQ अपॉन dt, dQ अपॉन dt, dQ अपॉन dt, dQ अपॉन dt है तो करंट, करंट ही तो है। तो जोश में आके होश मत खो देना, ओ आई लिख देते हैं, ओ आई लिख देते हैं, आई लिख देते हैं। अब आई लिखने में हमें बचना होगा, क्यों भाई सर, dQ अपॉन dt आई तो ये, अरे फिजिक्स भी तो सोचनी है। अब ऐसे तो एक बात बताओ, E इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, कंजड़ बना रहता है, फैलाना हो तो कुछ भी फैला सकते हो आप, इक्वल टू MC स्क्वायर है ना। C स्क्वायर को एक काम लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख दूँ, लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि C स्क्वायर नहीं है ना, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, सर पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था। फिर एक और चुल्लू कर सकते हो आप, MA स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, MA इंटू A प्लस MB स्क्वायर, MA को लिख देते हैं फोर्स, क्योंकि MA फोर्स होता है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा है। चलिए, ये तो वही हो गया, एक आम के पेड़ पे 10 तरबूज लटक रहे हैं, 4 नाशपाती तोड़ ली तो कितने अंगूर बचे। अरे केवल ये देख के जोश नहीं आना चाहिए कि dQ अपॉन dt, और सर करंट है, करंट होनी भी तो चाहिए। मतलब हम ये कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं, इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, है ना, ये कैलकुलेशन इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में करंट होनी भी तो चाहिए। अरे वैक्यूम है वो, वैक्यूम है वो, वहाँ करंट कैसे हो जाएगी। ये dQ अपॉन dt इस करंट के लिए है, इसके लिए। तो अब मन में तो डायमेंशन तो इसकी करंट वाली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, पर ये करंट नहीं है ना, क्योंकि यदि मैं इसे करंट लिखूंगा तो आप ही पूछोगे अच्छा इसके बीच में करंट है, अच्छा इसके बीच में करंट, करंट नहीं है ये, पर डायमेंशन करंट वाली है, करंट नहीं है पर डायमेंशन करंट वाली है। तो मैक्सवेल ने फिर इसका नाम ही बदल दिया, एक काम करते हैं, डायमेंशन करंट, इसका मन तो करंट जैसा है, इसको फिर ID नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ID, डिस्प्लेसमेंट करंट, कि ये नॉर्मल करंट नहीं है, ये जो करंट है ये नॉर्मल करंट है। आप चाहो तो इसे IC भी लिख सकते हो, IC माने कंडक्शन करंट, कंडक्शन जो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से पैदा होती है। बचपन से लेकर आज तक जो बड़े हुए हो आप, आपने यही करंट सीखी है, यही पढ़ी है, कंडक्शन करंट। आज हमें C नाम इसलिए डालना पड़ा क्योंकि जब क्लास में 2 अभिषेक होते हैं, अभिषेक 1 अभिषेक 2, अभिषेक 1 अभिषेक 2, ये लिखना पड़ता है ना। तो आज 2 करंट हो गई, तो इसलिए अभिषेक 1 अभिषेक 2 IC ID डालना पड़ गया, क्योंकि ये कंडक्शन करंट नहीं है, ये वो ठीक है डायमेंशन करंट जैसी है, पर इलेक्ट्रॉन थोड़ी नहीं फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फ्लो हो रहे हैं, तो इसको मैक्सवेल ने दूसरा नाम दे दिया। चलो कोई बात नहीं,
करंट नहीं है, करंट जैसी तो है, कंडक्शन करंट नहीं है पर कंडक्शन करंट जैसी तो है, नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब सुनिए, अब ये अस्तित्व में कब आएगी? जब तक ये जीवित है। मान लो इफ फाई ई या तो जीरो हो जाए, नोट छोटे छोटे नोट समझना, यदि फाई ई जीरो हो जाए या फाई ई कांस्टेंट हो जाए, दोनों ही सूरत में आईडी जीरो आएगी। सोचो क्यों? फाई ई जीरो है, फिर तो जीरो तो सब कुछ जीरो ही है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिलहाल इस पे ज़्यादा ध्यान देना, इस पे ज़्यादा। फाई ई यदि कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि कांस्टेंट हो गया, ये है ना, तो डिफरेंशिएशन जीरो ही तो आएगा, आईडी जीरो आएगी। ये टॉपिक बिल्कुल ऐसा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है, ये नहीं सुना, इस जैसा सुना है। याद दिलाता हूँ, नेचर, हाउ द नेचर लव द सिमेट्री। जब फैराडे एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे पहले कोई सोच सकता था कि इस वायर में करंट होगी? जब फैराडे एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, कोई सोच सकता है कि हम आंख दिखा के करंट पैदा कर देंगे? उन्होंने क्या किया था फैराडे ने? फैराडे, अब फैराडे वर्ड देखो, 3 साइंटिस्टों के नाम आ गए थोड़ी देर में। एम्पियर नाम आ गया, एम्पियर गलत हो रहे हैं यहाँ पे। मैक्सवेल का तो नाम चल ही रहा है, तीसरा क्या नाम आ गया? फैराडे। मैग्नेट को जब आप बताइए यूँ रुकी हुई है तो इसमें क्या पास हो रहा है? फ्लक्स, लेकिन अब मैग्नेटिक फ्लक्स है ये। लेकिन जब तक ये कांस्टेंट है, इसमें करंट जीरो होती थी, ध्यान करो, लेकिन ये कंडक्शन करंट होती थी, कोई करंट नहीं पैदा होती थी इसमें, यदि फ्लक्स कांस्टेंट है तो। सेम ईयर, यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई इस वाले रीजन में, इस रीजन में कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पैदा होगी। कब करंट पैदा होती थी ये? जब आप इसमें उंगली करते थे, जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होता था, जब जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था, तब यहाँ करंट पैदा होती थी। ऐसे ही जब ये कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में, कॉइल में फ्लक्स चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में होना चाहिए चेंज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो जब जब किसी कॉइल, कॉइल नहीं, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में, या कोई भी ऐसा रीजन जहां आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करोगे, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से ही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना, तब तब वहां डिस्प्लेसमेंट करंट तभी पैदा होगी, नहीं तो जीरो है। ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डेफिनेशन क्या है? ये वो करंट है, मुझे बताओ, ये वो करंट है जो कब अस्तित्व में आएगी, या कहाँ अस्तित्व में आएगी, कहाँ एग्जिस्टेंस में आएगी? जहां जहां एक ऐसा फ्लक्स होगा जो टाइम वेरिंग होगा, क्योंकि यदि ये कांस्टेंट हो गया तो जीरो हो जाएगी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? इट इज अ करंट विच अराइजेज इन अ रीजन, जो वहां पैदा होती है इन अ रीजन वेयर देयर इज अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एग्जिस्ट, वहीं पे पैदा होती है। हाँ, ये बात अलग है कि इस करंट से बल्ब नहीं जला पाओगे, लेकिन करंट नहीं, करंट जैसी तो है, करंट जैसी तो है ना भाई। इस करंट को तो यूज करके बल्ब भी जला लोगे, क्योंकि ये तारों बल्ब से होके जाएगी। इससे आज की डेट में तो नहीं हो सकता, भविष्य में थ्योरी बदलनी पड़े, फिलहाल ये करंट जैसी है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। यू कैन सी हाउ द नेचर इज लविंग सिमेट्री। कल तक, कुछ दिनों पहले तक एक टॉपिक था, जब जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, कंडक्शन करंट पैदा होगी। लेकिन आज हमें जब जब किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, तब भी एक करंट पैदा होगी, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। और सुनिए, बोथ करंट, चाहे वो कंडक्शन करंट हो, ये आई, या दूसरा क्या नाम है आईसी, चाहे वो ये करंट हो, इसके भी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और चाहे वो इसके बीच में करंट हो, कौन सी करंट है ये? डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके भी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। बोथ करंट आर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आइए छोटे छोटे अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे पोस्टमार्टम करते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये, बोथ करंट, ये जो दोनों करंट है, बोथ करंट आर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, दोनों ही। अच्छा देखिए, इतिहास पे जाएं तो सबसे पहले हम सिर्फ ये जानते थे कि मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, सिर्फ ये जानते थे कि मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। कुछ दिनों बाद पता चला अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ के भी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर इतिहास बदला, फिजिक्स अपडेट हुई, ऑरस्टेड आए, उन्होंने बोला करंट कैरिंग वायर के भी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। धीमे धीमे अपडेट होते गए ना। आज क्या अपडेट हुए हैं? आज भी एक अपडेट हुआ है आपके में, आपकी ऐप अपडेट हुई है। चौथी चीज है आज पता चली, एक और बंदा है जो मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। वो कौन? टाइम वेरिंग ई का बदलना। आप कहोगे अभी तो कह रहे थे अरे ई बदलेगा तो उससे डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होगी, और डिस्प्लेसमेंट करंट फिर बी पैदा करेगा। ऐसे समझिए, चाहे ये बोल दो इसकी वजह से करंट पैदा हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है।
किसकी वजह से? डिस्प्लेसमेंट करंट। चाहे ये बोल दो टाइम वेरिंग की वजह से, टाइम वेरिंग ई की वजह से भी एक ही बात है, ये इसको पैदा करेगा, ये इसको पैदा करेगा, ऐसे समझ लीजिए। होपफुली ये बात समझ में आ रही है ना। और इसका उल्टा भी ट्रू है, एरो उल्टे ले जाओ कि बी उल्टा क्या बनेगा। अच्छा पहले तो ये एक क्वेश्चन है, अच्छे मतलब ज़्यादा नहीं पूछते कि मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेज क्या हैं। शुरुआत में बच्चे को मैग्नेट सिखाई जाती है, बच्चा बड़ा होता है अर्थ का भी होता है, और बड़ा होता है करंट के भी चार और होता है, आप और बड़े हो गए। आज की डेट में आपके लिए ये भी है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कौन? टाइम वेरिंग ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्चुएट होना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्चुएट होना डिस्प्लेसमेंट करंट बनाएगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसका उल्टा भी ट्रू है फैराडे लॉ में। फैराडे इसका क्या था बेटा, जब आप मैग्नेट को आगे पीछे करते हो तो बेटा इसका उल्टा लिखते हैं टाइम वेरिंग ई, टाइम वेरिंग बी, है ना। इसमें करंट पैदा करता है, ये कंडक्शन करंट थी लेकिन इसमें करंट पैदा कर देगा, और करंट है तो इसका मतलब सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्टिवेट ही हुआ है। अरे करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आ गया। वोल्टेज है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका जस्ट उल्टा। आज पता चला इस टॉपिक से कि दोनों उल्टा सीधा एक समान, जैसे डालडा उल्टा सीधा एक समान, नवजीवन उल्टा सीधा एक समान, है ना, नवीन, ये सब उल्टे सीधे। तो ये दोनों टॉपिक मैक्सवेल के आने के बाद पता चला कि हाउ द नेचर इज लविंग सिमेट्री। आइए अब छोटा छोटा पोस्टमार्टम करते हैं, छोटे छोटे पोस्टमार्टम करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इतने डेरिवेशन को तो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, अभी इसको नहीं मिटा रहा, चलो पहले इसको ठीक कर देते हैं, इसको फिर मिटाएंगे ये। तो पहला पॉइंट आप इसलिए मान सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज़ है। यदि ये भाई साहब कांस्टेंट हो गए तो ये आईडी जीरो हो जाएगी। दूसरी चीज, दोनों ही करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तीसरी चीज, दोनों ही करंट इक्वल होती हैं, चाहे वो आईसी हो चाहे आईडी हो, और दोनों ही डी क्यू अपॉन डी टी थी। ध्यान करो, देखो ये तो डी क्यू अपॉन डी टी थी आईसी, लेकिन डी क्यू अपॉन डी टी को ही तो आईडी लिखा है, दोनों ही करंट इक्वल रहती है और हमेशा। समझ में आ गया ये। और एक और चीज, चौथी चीज यहाँ लिख देता हूँ। चौथी चीज है कि आईसी डिसकंटिन्यूअस करंट है, आईडी डिसकंटिन्यूअस करंट है, पर दोनों का सम आईसी प्लस आईडी कंटिन्यूअस है। आइए इस लाइन का मतलब बताता हूँ। डिसकंटिन्यूअस का मतलब, चलो मैं केवल आईसी की बात करता हूँ। आईसी आईसी है, आईसी आईसी है, आईसी आईसी है, आईसी आईसी है, आईसी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आईसी आईसी है। अभी मैंने बीच में नहीं बोला क्योंकि ये आईसी लिख दीजिए, आईसी माने कंडक्शन करंट या आई। नॉर्मली आप आई लिख सकते हो क्योंकि आपने पहले इसी को सीखा। आईसी 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 है, लेकिन इसके बाद इस बीच में कंडक्शन करंट नहीं हो सकती ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता ना, तो बताओ ये डिसकंटिन्यूअस है या नहीं? डिसकंटिन्यूअस। अब आईडी की बात करूं, आईडी इतने बीच में होगी, इधर और इधर नहीं होगी। अच्छा बाहर क्यों नहीं होगी, एक बार फिर से सुनिए। ये एक काम करते हैं, पांचवा पॉइंट आगे पीछे हो गया, चौथा यहां पढ़ लेते हैं। आउटसाइड कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? जीरो था ना। आउटसाइड कैपेसिटर इलेक्ट्रिक ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा, ई जीरो है, इसलिए आई डी जीरो होगा। कैपेसिटर के बाहर आई डी जीरो होगा, कैपेसिटर के बाहर, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता। और इनसाइड कैपेसिटर कंडक्शन करंट जीरो होगी, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर कंडक्शन नहीं हो सकता, कंडक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, कंडक्शन नहीं हो सकता, तो आईसी जीरो होगी। ध्यान रखना। अब देखिए कैसे ये दोनों करंट डिसकंटिन्यूअस है, इंडिविजुअली दोनों डिसकंटिन्यूअस है, इंडिविजुअली। फिर से देखते हैं, माना ये 5 एम्पियर है, देखो ये बराबर तो होते हैं, ये 5 ये 5 ये 5, तो ये भी 5 होगी। तो माना आईसी की बात करूंगा सिर्फ, आईसी 5 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 0 0 0 0 5 5 5 5, ये मैंने आईसी की बात बोली। अब आईडी की बात बोल रहा हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0, यानी ये डिसकंटिन्यूअस करंट, ये डिसकंटिन्यूअस करंट, लेकिन इनका अलजेब्रिक सम कंटिन्यूअस है। देखो कैसे, इस वाले पॉइंट पर ये 5 है, ये 0 है, इस वाले पॉइंट पे ये 5 है, ये 0 है, इस वाले पॉइंट पे ये 5 ये 0, टोटल 5। जैसे इसको पार करोगे ये 0 ये 5 है, समझ गए ना? फिर वो आईसी, क्योंकि एक 0 हो जाती है, एक बाहर 0 एक अंदर 0 है, तो दोनों का अलजेब्रिक सम कंटिन्यूअस बोला जा सकता है। मतलब आप इस दोनों के अलजेब्रिक सम को एक नई एंटाइटी नाम दो, नया नाम दो कि हम इसको आई बोलेंगे, हाँ वो फिक्स है, वो कंटिन्यूअस है। इंडिविजुअली दोनों करंट कंटिन्यूअस नहीं होती। अब आइए, ये जो चुल थी इसकी वजह मिल गई मैक्सवेल को। उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड था ना, मैग्नेटिक फील्ड था, वो जादू से नहीं आ रहा,
इस करंट का नहीं आ रहा, इस बीच में उसकी अपनी करंट है और उसका नाम, जैसे इस करंट ने इस लूप ने अपने अंदर एक करंट एनक्लोज कर रखी है, इस लूप ने अपने अंदर एक करंट एनक्लोज कर रखी है, उसका नाम है आईसी। तो इस लूप ने भी अपने अंदर एक करंट एनक्लोज कर रखी है आईडी। अब भी जीरो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना, सोचो, ये आईसी ये आईडी। लूप 1 ने कौन सी करंट एनक्लोज कर रखी है अपने अंदर, लूप 1 ने अपने अंदर आईसी, लूप 2 ने आईडी, और दोनों करंट बराबर होती है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर आएंगे। ये था बेटा, तो उन्होंने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एसीएल एम्पियर सर्किटल लॉ, उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ को कैसे मॉडिफाई किया, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। यहाँ तक तो कॉपी कर लिया। उन्होंने कहा आप अपनी आई को ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, आईसी प्लस आईडी, ऐसे। ये है मॉडिफाइड फॉर्म। पेपर में यदि एसीएल आए एम्पियर सर्किटल लॉ तो वही पुराना वाला लिखना है, लेकिन मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है तो ये लिखना है। आइए इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे नए तरीके से। यहाँ से या देखिए लूप 1 के लिए, फॉर लूप 1 देख लीजिए बेटा क्या है लूप 1, वी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। लूप 1 ने आईसी एनक्लोज कर रखी है, आईडी तो होगी नहीं, तो आईसी प्लस जीरो, आईसी प्लस जीरो, वो जीरो हो गया स्वाहा। और लूप 2 के लिए बी डॉट डी एल लगाएं तो म्यू नॉट, आईसी जीरो है लूप 2 के अंदर, कंडक्शन करंट नहीं हो रही, चीरते हुए नहीं जा रही, केवल आईडी चीरते हुए जा रही है। तो बस इतना है। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ है। फिर एक और चीज, छठा पॉइंट, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अब देखिए छठा पॉइंट, ये जंक्शन लॉ को भी ओबे करती है। ये जो करंट है, जंक्शन लॉ ध्यान है ना, जितनी करंट किसी जंक्शन में घुसेगी उतनी बाहर निकलेगी। तो ये करंट मान लो 5 एम्पियर, कंडक्शन करंट 5 एम्पियर, दोबारा बोल रहा हूँ, कंडक्शन करंट 5 एम्पियर, कंडक्शन करंट 5 एम्पियर, कंडक्शन करंट 5 एम्पियर, टोटल इनवर्ट करंट, कैपेसिटर की प्लेटों पर जितनी करंट घुसी है ना उतनी ही बाहर निकलेगी। तो ये 5 5 5 5 5, तो ये भी 5 5 है ना, तो टोटल इनवर्ट करंट इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट। बस थोड़ा सा रूप बदल गया, कंडक्शन करंट घुसी, डिस्प्लेसमेंट करंट निकली, 5 करंट एम्पियर घुसी, 5 एम्पियर निकली। फिर इस वाली प्लेट पर देखिए 5 एम्पियर डिस्प्लेसमेंट करंट घुसी, 5 एम्पियर कंडक्शन करंट निकली। तो यानी बोथ करंट ओबे किरचॉफ्स जंक्शन रूल, फर्स्ट लॉ, दे ओबे, यानी बोथ आईसी एंड आईडी, आईसी एंड आईडी ओबे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ, इसको ओबे भी करती हैं। अब चलिए ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, दोनों करंट इक्वल होंगी, दोनों करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है, आउटसाइड आईडी जीरो होगी कैपेसिटर के, इनसाइड आईसी जीरो होगी, इंडिविजुअली दोनों डिसकंटिन्यूअस है पर उनका अलजेब्रिक सम कंटिन्यूअस हो जाता है। ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। और छठा पॉइंट, दोनों ही करंट किरचॉफ लॉ को ओबे करती है। एक चीज और याद रखिएगा, वो ये याद रखिएगा कि ये जो करंट है कंडक्शन करंट, या ये 5 एम्पियर इमेजिन करें तो 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर, ये वाली 5 एम्पियर जो वायर में, ये तो कंसंट्रेट होकर वायर में जा रही है, ये वायर के क्रॉस सेक्शन पे फैलेगी भी, तो वायर के अंदर जो पतला वायर है ना उसके क्रॉस सेक्शन में फैली हुई आ रही है। लेकिन ये जो 5 एम्पियर है ये पूरे एरिया में फैल गई है। आप ऐसे समझ लो स्प्रे हो रहा है, स्प्रे पिचकारी होती है, या पिचकारी तो नहीं, स्प्रे आप दबाते हो तो वो जो फ्लो है वो स्प्रे होके बाहर निकलता है, शावर होके बाहर निकलता है। ये 5 एम्पियर इस शावर से निकल रही है, शावर से निकल रही है, मतलब समझ रहे हो, 5 एम्पियर वायर में कंसंट्रेट होके जा रही है, पर ये 5 एम्पियर ऐसे फैल रही है शावर होके, शावर। इसका मतलब, अब दोबारा देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब दोबारा देखिए, इस बात को भी समझ लिए कि ये, अब लूप वाली बात तो खत्म करें, इन लूप की, क्योंकि वो तो सॉल्व हो गई पजल। चलिए ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि ये 5 एम्पियर है तो ये पूरी करंट 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है। यदि इतने एरिया में करंट निकालोगे तो ये कम हो जाएगी, फिर ये 2.5 3 3.5 अद्धा पौवा जो भी होगी, क्योंकि ये जो 5 एम्पियर है वो पूरे एरिया में फैल चुकी है। समझ में आ गया। पानी नहीं होता, एक बात हो, शावर आप नहाते हो, पाइपों में पानी आता है, लेकिन जब शावर में आता है तो वो फैल जाता है ना। यदि आधा लीटर पर मिनट पानी पाइपों में आ रहा है कंसंट्रेट होके, शावर में तो वो फैल के आ रहा है ना। तो ये भी ध्यान रखना कि ये करंट शावर फैल जाएगी। इसके सवाल बहुत ही लुल है, 2 सवाल है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं एक पॉइंट बता दूं जो अगली क्लास में आपकी मदद करेगा, अगले
क्योंकि आपके दिमाग में एक आएगा कि साला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो कोई बात ही नहीं हुई। एक्चुअली क्या अभी आपने एक लड़ाई देखी, अभी क्या लड़ाई देखी, दोबारा देखिए। फैराडे ने क्या बताया था, फैराडे ने कि ये लूप, ये मैग्नेट, इसको आगे पीछे करिए। उन्होंने क्या बोला, यदि टाइम वेरिंग बी है, किसी में कॉइल में उंगली करोगे तो उसमें करंट बन जाएगी। उस करंट का नाम उस समय तो नहीं बोला था, कंडक्शन करंट था, और फिर वो कंडक्शन करंट इलेक्ट्रिक फील्ड को भी तो जन्म देगा। फिर आइए मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने ये बताया, समरी बात करें कि ये उन्होंने कॉइल के लिए बताया, इन्होंने कैपेसिटर के लिए बताया कि कैपेसिटर को यदि चार्ज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। तो टाइम वेरिंग ई हो तो फिर वो भी एक करंट पैदा करता है ना, इसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। एक दूसरे के रिवर्स टॉपिक है ना। तो बदलता हुआ भी ई बनाता है, बदलता हुआ ई बी बनाता है। एक में चुल करोगे दूसरे में चुल होगी, एक करोगे दूसरा, तो ई और बी आपस में कोरिलेट है। ऐसा ही डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। डिटेल में अगली क्लास से पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक बार होता है दो लोगों में लड़ाई हो और गाली गलौज चालू हो जाए, फिर क्या लड़ाई बंद हो रही है, तेरी है तेजी है ये वो फलाना ठिकाना, सामने से और गाली, सामने से और, तो एक बदलना चालू कर दे, दूसरे को बदलना चालू कर दे, फिर वो उसको बनाएगा, फिर वो इसको बनाएगा, इसको बनाएगा, ये होता रहेगा, गालियों की बौछार होती रहेगी। ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। इतना ध्यान रखना, मैं जो सवाल कराने जा रहा हूँ कि जंक्शन रूल ओबे होता है, टोटल इनवर्ट करंट इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट, IC/ID बराबर होती है, बराबर ही होती है। और ये भी ध्यान रखना, कैपेसिटर के बाहर ID 0 होगी और अंदर IC 0 होगी। छोटे छोटे सवाल हैं झंडू से। और ये भी ध्यान रखना कि यदि ये 5 एम्पियर गई तो ये वायर में गई है, उसके बाद 5 एम्पियर का शावर हो रहा है, पूरी करंट ये 5 है, ये कम हो जाएगी। ये हम एक बार निकाल चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। मैं जो चौथा चैप्टर था उसमें एक सवाल था NCERT का एग्जाम्पल, उसमें भी मैंने कराया है कि कैसे यदि करंट किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए सवाल करते हैं। इसके 2 सवाल हैं, दोनों झंडू से सवाल है। देखिए सवाल तो इतने आसान है, बस इतनी देखो समरी लिखूं, IC/ID बराबर, जिन पे सवाल हो जाएगा, एक तो इसी पे हो जाएगा, दूसरा जंक्शन लॉ ओबे होता है, जंक्शन लॉ ओबे करते हैं। पढ़ा तो हमने बहुत कुछ है, लेकिन इतने भी सवाल हो जाएगा। और देखते हैं बाकी, ठीक है। तो NCERT की एक्सरसाइज खोलेंगे हम, इसके 2 ही सवाल NCERT में, और जो आपके करने लायक है आप करना। पेज नंबर 285, पेज 285 है ना, एक्सरसाइज का 8.1। फिगर इसका पीछे है, पीछे क्या दे रखा है, कैपेसिटर की प्लेटें दे रखी है। ओके, ये कैपेसिटर की प्लेटें है, पीछे देख लीजिए, पीछे बस फिगर है। तो पहला सवाल है, फिगर शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट, ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है, ये सेंटर से लेके यहाँ तक, ये जो आर है ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। उनके बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है। ये जो कैपेसिटर के बीच का सेपरेशन है ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज, इसको चार्ज कर रहे हैं। ये कौन सी करंट है, I लिख दो, IC लिख दो, I लिख दो या IC लिख दो, एक ही बात है, कंडक्शन करंट। वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है करंट। ये कितनी है, 0.15 एम्पियर। मतलब इसको जो चार्ज करने वाली करंट है वो किसी सोर्स से कर रहे हैं, सोर्स को दिखाया नहीं है, उसने बोला है सोर्स हमने नहीं दिखाया। तो पहला सवाल है कैलकुलेट कैपेसिटेंस। पहले जो पूछा है वो करते चलते हैं। C निकालो, निकाले, सिंपल सवाल, ε0A/d। यानी इस सवाल को करने के लिए इस चैप्टर का कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ε0A/d होता है। तो ε0 रखना, एरिया πr² रखना, और d की जगह d, बस इतना याद रखना। ये दोनों सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, निकाल लेना। इसी में दूसरा सवाल और पूछा है, पढ़िए 2-3 बार। उसने बोला था रेट ऑफ चार्ज, गलत लिख गया, चेंज होगा। कुछ NCERT में ठीक छपा है, कुछ में गलत छपा है। रेट ऑफ चार्ज नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। फिर से पढ़ो, क्या चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। माना इन दोनों की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो भैया जैसे सपोज करो ये चार्जिंग करंट है, तो चार्ज धीमे धीमे बढ़ रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा होगा। तो उसने ये पूछा है dV/dt क्या होगा,
ये पूछा है। पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये पूछा है। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालें इसको, सिंपल। इसका सॉल्यूशन ये तो पहला मान लेते हैं बी। इसका सॉल्यूशन ये, सिंस Q इक्वल टू सी भी होता है कि नहीं होता, बोलो Q इक्वल टू सी भी, Q इक्वल टू सी भी है ना, दोनों डिफरेंशिएट कर दो तो dQ अपॉन dt कितना हो गया, C dV अपॉन dt। C नहीं होगा डिफरेंशिएट क्योंकि C तो कांस्टेंट हो गया। इसके बाद ओ ये तो देखा देखा लग रहा है, क्या है ये, करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के बीच में कर रहे हैं ना, ID कितना हो गया ये, C dV अपॉन dt। तो dV अपॉन dt कैसे निकलेगा, dV अपॉन dt ID अपॉन C। अब ID कितनी होगी, ये कलेश हो गया, अरे उतनी होगी, ये वाली फिजिक्स देखिए, जितनी IC उतनी ID कितनी होगी 0.15। सर रुको रुको रुको, सर ये तो IC है, होने दो, IC और ID बराबर होते हैं तो ID भी इतनी होगी, और C आप यहाँ से निकाल चुके होंगे। दोनों सवाल हुए। इसका बी पार्ट, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट, ये आप पूछ रहे हैं, हमने तो आंसर दे भी दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट 0.15 एम्पियर होगी, कौन से आर्गुमेंट से, दोनों बराबर होती हैं। तीसरा, इज किरचॉफ फर्स्ट रूल जंक्शन रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, हाँ वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। टोटल इनवर्ट करंट इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट, फिर इधर जितनी घुसी इधर उतनी, लेकिन ये शावर में निकलती है। चलिए ये तो सवाल हो गया। अब आते हैं 8.2, इसको निपटाते हैं, खत्म करते हैं, कुछ था ही नहीं इस सवाल में। 8.2 8.2 ये फिर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, इस बार इसको AC सोर्स से जोड़ा है और दिखाया है वो सोर्स। क्या है सवाल, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सर्कुलर प्लेट का बना हुआ है, दोनों की रेडियस, ये जो रेडियस है ये वो 6 सेंटीमीटर है, ये R कैपिटल R लिख देता हूँ, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 100 पिकोफैराड का कैपेसिटेंस वैल्यू है, C कितना है इसका 100 पिकोफैराड। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, जिस AC वोल्टेज के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हो तो वो कौन से वोल्टेज हो जाते हैं, RMS वोल्टेज, E वर्चुअल या E RMS एक ही बात है। और क्या लिखा हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा है ये 300 रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इतना ओमेगा इतना ये, कुछ दिनों पहले AC चैप्टर खत्म हुआ है वो पढ़ के चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज RMS कंडक्शन करंट, RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। ठीक है, एक तो ये पूछा है पहला, IC, I या IC एक ही बात है, C वो निकालो। दूसरा क्या पूछा है, क्या कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है, आंसर लिख देता हूँ यस। उसने ये पूछा है क्या कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होती है, बिल्कुल होती है भाई, जितनी यहाँ कंडक्शन करंट होगी उतनी यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। तीसरा सवाल है बस थोड़ा सा मतलब का, कि डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी, एम्पलीट्यूड ऑफ बी नॉट निकालना है, बी नॉट। एक्चुअली क्या है, अब तक आपने बी DC के लिए पढ़ा था, तो DC में करंट कांस्टेंट तो उसका बी भी कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट करंट तो कांस्टेंट भी। अब जब ये करंट नौटंकी करेगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी तो नौटंकी करेगा, तो सोचो जब करंट मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। उसने कहा यहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ एक्सिस से, कैपेसिटर की एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये जो स्मॉल आर है ये 3 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ निकालनी है करंट, यहाँ वो करंट नहीं, यहाँ बी निकालना है। यहाँ भी निकाल सकते थे, उसने यहाँ पूछा है, यहाँ पूछा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं उसकी RMS वैल्यू निकालो। करेंगे, पहले ये करते हैं, ये तो हो गया। दूसरा सवाल उसने पूछा था क्या IC और ID बराबर है, ये पूछा था, आंसर है यस। अब इसको करते हैं, करंट निकालते हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए बेटा। ये AC सर्किट है, AC सर्किट के नियम अलग होते हैं, AC सर्किट के खेल के नियम अलग होते हैं। करंट निकलती है E/Z से, निकलती है कि नहीं AC में, E/Z इम्पीडेंस, और जैसी वोल्टेज रखोगे वैसी करंट निकलेगी, वर्चुअल वोल्टेज रखोगे तो वर्चुअल करंट निकलेगी। अभी फिलहाल वर्चुअल वोल्टेज निकालते हैं क्योंकि वर्चुअल वोल्टेज दे रखे हैं। Z के नाम पर यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है, XC। Z के नाम पर केवल प्योर कैपेसिटर सर्किट है ना। यदि ये तीनों होते तो √R² + XL - XC का होल स्क्वायर, फिलहाल ये है तो XC E वर्चुअल कैसे निकलता है, 1/ωc से निकलता है, ध्यान है ना, 1/ωc। तो वर्चुअल करंट हो गई E वर्चुअल ωc ऊपर, सारी वैल्यू इजी है, ये 230, ओमेगा 300 और C की वैल्यू 100 पिकोफैराड, पिको में ध्यान रखना, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, 100 × 10⁻⁻12, 100 × ये मैं सॉल्व करके लाया, वैसे सॉल्व हो रहा है। ये 6.9 माइक्रो एम्पियर है, ये
माइक्रो, ये वर्चुअल करंट। और यदि आपको पीक करंट निकालनी है तो वो ऐसे निकाल लेना, आई वर्चुअल इंटू √2। ये भी बात बतानी पड़ेगी, ये कौन सा फॉर्मूला है, वर्चुअल करंट कैसे निकलती थी, पीक वैल्यू अपॉन √2। तो पीक निकालनी है तो √2 को बदल ले जाओ, तो यानी 6.9 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 का, तो पीक करंट निकलेगी। ये भी मैं कैलकुलेट करके आया हूँ, 9.76 माइक्रो एम्पियर। ये पीक करंट है, ये आरएमएस करंट है। उसने पूछा ये था आरएमएस करंट पूछा, पहला क्वेश्चन तो यही है, देखो पढ़ो, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, वो तो यही है। लेकिन मैंने पीक क्यों निकाली है, क्योंकि मुझे बी नहीं निकालना, बी नॉट निकालना है। बी नॉट निकालने के लिए आई नॉट की जरूरत पड़ेगी। चलिए एक काम करते हैं, अब अगला सवाल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए मैं ये आंसर लिख लेता हूँ फिलहाल आई नॉट का, 9.76। चलिए तीसरा सवाल करते हैं, सी। आई नॉट कितना निकाला था हमने, कंडक्शन करंट का आई नॉट 9.76 एम्पियर, यानी माइक्रो एम्पियर। अब देखिए उसने कहा यहाँ भी निकालो। अब ये सवाल थोड़ा सा मिलता जुलता है फोर्थ एग्जाम्पल का, फोर्थ चैप्टर का एक सॉल्व एग्जाम्पल है, याद आ जाएगा आपको कि मैंने कराया हुआ है वहाँ। यहाँ पर भी निकालना है, लेट एट पॉइंट पी कितनी दूर है, ये एक्सेस से 3 सेंटीमीटर। कैसे निकाले, इमेजिन अ एम्पीरियन लूप, सिमेट्रिकल, वो भी हमें लूप चुनना चाहिए ना कि लूप चुनिए। ये रहा लूप एक, इस लूप के लिए एम्पियर रूल लगाइए, लगाएं। इसके लिए बताओ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग दैट लूप। इस लूप में कितनी करंट थ्रेड हो रही है। अब आप हो सकता है पहली नजर में बोलो कि इसमें आईडी करंट पास हो रही है, क्योंकि कैपेसिटर के बीच में है ये लूप, तो इसको आईसी नहीं आईडी, ठीक है वो बात अलग है, आईडी आईसी बराबर होता है। लेकिन सच्चाई ये है बेटा, यदि ये लूप 3 सेंटीमीटर की बजाय 6 सेंटीमीटर का ऐसा होता, ये बड़ा वाला लूप, बड़ा वाला, तो इसमें आईडी पास कर रही है पूरी की पूरी आईडी। लेकिन ये लूप तो छोटा है ना, इसमें तो थोड़ी कम पास हो रही होगी ना, क्योंकि मैंने बोला था ये जो करंट चल रही होती है वो शावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये लूप बड़ा होता 6 सेंटीमीटर का, तो उसमें आईडी पास होती, इसमें तो थोड़ी कम पास होगी ना। और फिर याद करो वो वाला एग्जाम्पल, जब एक वायर में करंट जा रही थी, मुझे नंबर नहीं याद आ रहा सॉल्व एग्जाम्पल में, लेकिन एक वायर में करंट थी, 4th चैप्टर का था। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो आपने एक लूप ये माना था, यहाँ निकालो तो ये माना था, लेकिन अंदर निकालने के लिए क्या फिजिक्स लगाई थी, याद करो कि ये। तो अब ये जो अंदर लूप है, ये पूरी करंट थोड़ी नहीं जा रही होगी इससे, पूरी करंट तो पूरे क्रॉस सेक्शन से जा रही है, इतने से जा रही है। या याद करो 1 मिनट, ये कोई पाइप है, याद करो इसी से, ये कोई पाइप है, इसमें पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो, इमेजिन करो 5 लीटर पर मिनट, कितना, 5 लीटर पर मिनट, तो वो इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है ना, 5 लीटर पर मिनट। यदि मैं कहूँ इस क्रॉस सेक्शन से, तो इस क्रॉस सेक्शन से तो 5 लीटर पर मिनट नहीं हो रहा होगा ना, कम हो रहा होगा, सेम ईयर। तो इस क्रॉस सेक्शन से पूरी आईडी पास हो रही है, लेकिन इससे तो कम होगी ना। कैसे निकाली थी ये करंट, ध्यान करो, वही एटीट्यूड, क्योंकि ये करंट एरिया पे डिवाइड होगी, केले वाला मेथड, कि बताना जब पूरा एरिया था, ये पूरा एरिया कितना है बड़े वाले का, πr²। भाई इसका एरिया वही तो होगा जो इसका होगा, तो बताना जब πr² एरिया था तो कितनी करंट एनक्लोज कर रखी है इसने आईडी, फिर तो पूरी करंट एनक्लोज कर रखी है इस पूरे ने, पूरी आईडी। तो 10 रुपए के इतने केले, तो 1 रुपए के कितने केले, आईडी अपॉन πr², 1 यूनिट एरिया में। तो इतने यूनिट एरिया में कितनी करंट एनक्लोज होगी। अब इस छोटे वाले का एरिया कितना है, πr², आईडी πr², 10 रुपए के इतने केले, 1 रुपए के इतने केले, 4 रुपए के इतने केले। यही है हमारा I'D। कितना आया, आईडी पाई से पाई कट गया, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। गौर से सुनिए, स्मॉल r 3 है और ये कैपिटल R 6, 1/2, 1/4। यानी आप देखिए, सबसे पहले अब इसे सॉल्व करते हैं। B.dl, BDL आपको पता है ऐसी सिचुएशन में cos 0 ही आता है, cos 0 म्यू नॉट I'D। और अभी I' साइड में सॉल्व कर दिया है, पूरी डिस्प्लेसमेंट करंट का 1/4 पास हो रही है बस उससे। अब तो आप कर लोगे, B बाहर निकाल लीजिए, dl म्यू नॉट ID अपॉन 4, dl का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 2 पाई स्मॉल r म्यू नॉट ID अपॉन 4।
तो केवल बी कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई डी अपॉन 4। अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, बस ध्यान रखना, यदि मैं ये RMS रखूंगा तो ये वाली ऊपर आई डी, तो ये RMS निकलेगी। यदि मैं ये, ठीक है ना, अच्छा एक बात बताओ, ये लिख सकता हूँ मैं अभी अगले लाइन पे 2 पाई आर अपॉन 4, आई डी को IC लिख सकते हैं ना, नॉर्मल आई लिख सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट करंट होती तो कंडक्शन करंट। यदि आपको ये निकालना है तो ये रखनी पड़ेगी आपको आई नॉट, इसलिए आई नॉट निकालनी पड़ी। यदि आप कुछ नहीं रखते हो, RMS रखोगे तो RMS वोल्टेज आएंगे। हाँ जी, ये भी RMS होंगे अब, क्योंकि ये भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ये निकालना है तो ये, अब आपके लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ परोस के बैठा हुआ हूँ। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, स्मॉल r की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर -2, वो सेंटीमीटर था, मीटर। आई नॉट कितना है हमारा 9.76 माइक्रो एम्पियर, याद रखना, और 4 की जगह 4, पाई पाई ये सब कट पिट जाएगा और इसका आंसर आएगा, अभी लाया था मैं आंसर को, ये रहा, ये आंसर आ रहा है बी नॉट का 1.63 10 टू दी पावर -11 टेस्ला। ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसके छूटते ही EMF चालू हो जाएगा। अगली क्लास से माहौल अभी बना देता हूँ, क्योंकि अभी ओहो मिट गया फिर, पर वो लड़ाई याद है ना, लड़ाई याद है ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा। पहले फैराडे ने क्या होता है, बी में उंगली करोगे तो करंट बनेगी, करंट से फिर EV होगा, और मैक्सवेल ने क्या होता है, ई में उंगली करोगे तो करंट बनेगी, पर वो डिस्प्लेसमेंट करंट है तो बी बनेगा। फिर ये एक दूसरे का कॉम्बिनेशन EMF कहलाता है। ओके बेटा।